हे माय लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए सोल टू डबल बॉस का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुना किस तरह से रूड आहान, जो कि कभी किसी से प्यार से बात ना करने वाले इंसान थे, जो कि सिर्फ अपनी फैमिली और अपने काम को प्रायोरिटी देते थे, आज कहीं ना कहीं वो शेजल के सामने पिघलते जा रहे थे। वहीं शेजल के लिए भी ये कोई मामूली बात नहीं थी। आज की रात उसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी, क्योंकि हमेशा शेजल ने सिर्फ लोगों की डांट, लोगों के ताने और लोगों की कठोर आवाज़ ही सुनी थी। शेजल से कोई प्यार से बात नहीं किया करता था और वो उस प्यार को पाने के लिए हमेशा से तरसी थी, जो कि आज उसे आहान खुलकर कर रहे थे। आहान जो कि उसे अपने गोद से हटाते हैं और उसे आराम से बेड पर लेटाते हुए उसके फोरहेड पर प्यार से किस करते हुए कहते हैं, चलो अब तुम सो जाओ, क्योंकि अगर मैं बात करने पर आया ना तो रात भर बीत जाएगी और मेरी बात ख़त्म नहीं होगी और तुम्हारी इन प्यारे प्यारे आंखों को नींद की ज़रूरत है। जैसे ही शेजल आहान से रिहा हुई थी, वो तुरंत ही अपने करवट को बदल कर दूसरी तरफ हो जाती है और तुरंत ही अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर लगा लेती है, जैसे इस वक्त वो अपने चेहरे को आहान से छुपाने की कोशिश कर रही हो। उसकी तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो अपनी नज़र को आहान से मिला सके। आहान भी उससे और ज़्यादा तंग नहीं करते और उसके इस तरह शर्माने पर हल्का सा मुस्कुरा करके दूसरी तरफ होकर अपना काम करना शुरू कर देते हैं। वहीं शेजल भी अब दूसरी तरफ करवट लिए हुए अपनी आंखों को बंद किए हुए धीरे धीरे अब नींद की आगोश में चली गई थी और अब उसकी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ आहान का चेहरा नजर आ रहा था। उसके दिमाग में अब तृप्ति की जगह आहान ने ले ली थी और आहान का वो प्यारा प्यारा चेहरा, जो कि लगातार शेजल को ही देखे जा रहा था, वो बार बार शेजल के ख्वाबों में आ रहा था। थोड़ी देर बाद आहान भी रेस्ट करने के लिए अपने लैपे को साइड में रखते हैं और शेजल भी लेट जाते हैं शेजल के ठीक बगल में। वहीं शेजल इस वक्त बेड के पूरे कॉर्नर साइड में पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से आहान अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाकर उसके कमर पर रखते हैं और एक ही झटके में उसे अपनी तरफ सरका लेते हैं। वैसे शेजल गहरी नींद में जा चुकी थी, जिसकी वजह से उसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता और आहान उसको चिपका करके वैसे ही सो जाते हैं। वहीं अगली सुबह आहान उससे पहले ही उठ चुके थे। आज शेजल की नींद थोड़ा लेट से खुली थी। आहान जो कि बालकनी में खड़े होकर के इस वक्त अपनी ब्लैक कॉफ़ी पी रहे थे। वहीं आज पार्क में सब लोग होली की प्रिपरेशन कर रहे थे, मगर वहीं इस वक्त गार्डन में आहान के सारे बॉडीगार्ड्स जो कि एक कतार में खड़े थे और उनके ठीक सामने खड़ा था ईरा, जो कि अपने बगल में रखे बड़े से बॉक्स को देखते हुए कहता है, इसमें तुम लोगों के लिए नए कपड़े हैं और बॉस का ये ऑर्डर है कि तुम लोग ये काले कपड़े अब से नहीं पहनोगे। इवन जब तक तुम इस घर में हो तब तक तो बिल्कुल नहीं। तो सब लोग अपने अपने फेवरेट गेटअप्स को चूज़ कर लो और 5 मिनट तक चेंज करके फिर से मुझे यहाँ सामने देखो। और फिर वो अपने हाथ को पीछे करते हुए अपने कदम को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए कहता है, देखो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि बॉस ने एक छोटी बच्ची से शादी कर ली है और वो छोटी बच्ची तुम लोगों के ऐसे डरावने रूप से बहुत ज़्यादा डरती है। अब बॉस की बीवी है तो उसे डराना नहीं है, उसे महसूस कराना है। इसीलिए अब से तुम लोग ये कार्टून का गेटअप पहनोगे। एम आई क्लियर? सारे लोग उस ईरा को देखकर अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए कहते हैं, यस छोटे बॉस। ईरा जो कि ऊपर सब लोगों के चेहरे को देखते हुए कहता है, वेरी गुड, अब जाओ 5 मिनट के अंदर मुझे यहाँ पर दोबारा तैयार दिखना। मैं तुम लोगों का यहीं पर वेट कर रहा हूँ। कम ऑन, गो फास्ट। वहीं आहान जो कि मुस्कुराते हुए अपनी कॉफ़ी को एंजॉय कर रहे थे और साथ ही वो शेजल के बारे में सोच रहे थे और वो खुद से ही कहते हैं, अब से जो चीज़ पे तुम्हें डराएगी मैं उसे रिप्लेस कर दूंगा। जब तुम्हें मुझसे डर लगता था तो मैंने खुद को बदल दिया, तो फिर मेरे बॉडीगार्ड्स क्या चीज़ है। वहीं 5 मिनट बाद सारे बॉडीगार्ड्स जो कि एक एक कार्टून का गेटअप ले लिए थे, कोई डोरेमोन बन चुका था तो कोई मोटू तो कोई पतलू, कोई टॉम का गेटअप पहना था तो कोई जेरी का, कुछ लोग तो मिक्की माउस बन चुके थे और वहीं कुछ लोग पिकाचू। सब लोगों को देख करके ईरा सब लोगों को ऑर्डर देते हुए कहता है, एवरीवन इन लाइन, लाइन में चाहिए। सारे लोग जल्दी जल्दी लाइन बना करके खड़े हो जाते हैं। वहीं ईरा जो कि एक एक करके उन लोगों को देखते हुए कहता है, सबसे क्यूट मुझे यहाँ पर डोरेमोन नजर आ रहा है और सेकंड नंबर पर पिकाचू। तुम दोनों को देखकर शेजल खुश हो जाएगी। वेल, अब ठीक है, अब तुम लोग उसके सामने जा सकते हो। और फिर वो पीछे की तरफ देखता है और अपने चेहरे को उठा करके आहान की तरफ नजर करता है। आहान जो कि बालकनी से खड़े होकर के ईरा को देखते हुए अपने थंब को रेस कर देते हैं,
जैसे वो उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं उसके काम के लिए। इरा तुरंत ही अपने फीडबैक में 5 की रेटिंग डाल देता है और खुश होते हुए अपने आप को शाबाशी देते हुए कहता है, गुड जॉब इरा, तुम अब काफ़ी अच्छे बनते जा रहे हो, आई एम प्राउड ऑफ यू। वहीं अंदर पार्थिक, जो कि अपने डैड के साथ कुछ बातें कर रहा था और साथ ही वो ब्रेकफास्ट भी कर रहा था। आज श्रीजल को उठने में काफ़ी ज़्यादा देर हो रही थी, मगर आहान उसको उठाते नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि श्रीजल वैसे भी कितना ज़्यादा कल टेंस थी और ऊपर से कितने लेट से वो सो पाई थी। आहान जो कि रूम के अंदर आ चुके थे और वहीं श्रीजल को इतनी गहरी और इतनी सुकून भरी नींद लेता देख कर के वो खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हॉल में इस वक्त पार्थिक, जो कि अपने डैड के साथ नाश्ता करते हुए कहता है, डैड भाभी नज़र नहीं आ रही, कहाँ है? धर्म जी जो कहते हैं, कल रात आहान को देखा था मैंने, काफ़ी बेताब थे वो श्रीजल से मिलने के लिए। पार्थिक जो अपने डैड की तरफ देखते हुए कहता है, तो इससे क्या लेना देना, और कल तो भाई खुद ही भाभी के साथ ही थे पूरा टाइम तक। धर्म जी जो कहते हैं, सही कह रहे हैं आप, हो सकता हो हमारे बड़े बेटे आहान को ज़्यादा देर तक बात करने का मन कर गया हो। वैसे भी श्रीजल इतनी प्यारी है कि उससे बात करो तो करने का मन करता है। पार्थिक जो कहता है, हाँ वो तो है, भाभी जब प्यार से बात करती है ना, इतनी प्यारी कि तभी उसकी बोलती एकदम से बंद हो जाती है और वह अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं कुछ नहीं बोल रहा। और फिर वो जल्दी जल्दी अपने मुंह में स्पून घुसाते हुए अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करने लगता है, क्योंकि इस वक्त ठीक सामने आहान आ रहे थे, जिसने शायद उसकी थोड़ी बहुत बातें भी सुन ली थी। और वो सीढ़ियों से नीचे उतर कर आते हुए कहते हैं, क्या कह रहे थे अपनी भाभी के बारे में? पार्थिक जो कहता है, कुछ नहीं, मैं बस ये तारीफ कर रहा था मैं। आहान जो उसकी तरफ आते हुए उसकी गाल को धीरे से टच करते हुए कहते हैं, गाल ठीक है तुम्हारा? पहले तो पार्थिक को लगा था कि शायद भाई उसकी केयर कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आहान ने थोड़ा तेज़ उसकी गाल को पकड़ा था, पार्थिक एकदम से अपना मुंह बनाते हुए कहता है, भाई दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़ दो। आहान जो से कहते हैं, अगर अभी भी दर्द हो रहा है तो ज़ुबान ठीक क्यों नहीं हो रही तुम्हारी? भाभी माँ समान होती है, उसी तरह से इज्जत किया करो उसकी। वहीं धर्म जी जो कि आहान को इतना पॉजिटिव और इतना जेलस होता देख करके आहान को कुर्सी दिखाते हुए कहते हैं, बेटा बैठिए आप और उसको परेशान तो ना करिए, बेचारा वैसे भी कॉलेज नहीं जा पा रहा इतने दिनों से, कितना तड़प रहा है। आहान जो सामने आकर के बैठते हुए कहते हैं, तड़प क्यों रहा है? कॉलेज जाकर के कौन सा बड़ा काम करता है, पढ़ाई तो इससे वैसे भी नहीं होती है। पार्थिक जो कहता है, पर भाई सच में मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ, मुझे इस तरह से एब्सेंट करना अच्छा नहीं लग रहा, वो तो मेरी शक्ल ऐसी हो गई है। आहान जो कहते हैं, पैर हाथ तो नहीं टूटे ना तुम्हारे, जा तो सकते ही हो। पार्थिक जो कहता है, भाई ऐसा चेहरा लेकर जाऊँगा तो इम्प्रेशन खराब हो जाएगा, आपको पता है पूरे कॉलेज का सुपर मॉडल हूँ मैं। आहान जो कि धर्म जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, देख रहे हैं आप, मॉडलिंग करने जा रहे हैं वहाँ पर। पार्थिक जो अपने बाल पर हाथ फेरते हुए कहता है, भाई आप नहीं समझोगे, लड़कियाँ दीवानी है मेरी, आकर के कभी, पार्थिक प्लीज़ मेरे साथ एक फ़ोटो ले लो, पार्थिक प्लीज़ मेरे साथ कैंटीन चलो, ऐसे बात करती हैं सब मुझसे। आहान जो कि उसकी तरफ फोक करते हुए कहते हैं, नंबर अगर अच्छे नहीं आए ना तुम्हारे तो अपनी कंपनी में झाड़ू पोछा का काम दूंगा तुमको, बैठ करके डस्टिंग करना, फिर देखता हूँ कितने सुपर मॉडल बन करके घूमते हैं और किन लड़कियाँ तुम्हें भाव देती हैं। पार्थिक तुरंत ही अपने सिर को ना मिलाते हुए कहता है, नहीं भाई ऐसा तो मत करना, ये चीटिंग है, आपकी कंपनी है, मैं भी उसका हकदार हूँ। आहान जो कहते हैं, उस कंपनी को मैंने अपनी बदौलत खड़ा किया है, तो मेक श्योर कि तुम भी ऐसा कुछ काम करो जिससे मुझे तुम पर प्राउड महसूस हो। कि तभी पार्थिक का फ़ोन बजने लगता है और वो जैसे फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखता है, वो एकदम से खुश होते हुए कहता है, ओह माय गॉड इसका कॉल। लेकिन तभी अचानक से वो भूल चुका था कि इस वक्त आहान और धर्म जी उसके ठीक सामने बैठे हुए हैं। पार्थिक जो कि पहले साइड में आहान को देखता है और फिर सामने धर्म जी को। आहान से तो उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो नज़र मिला सके। धर्म जी जो अपने नाश्ते को कंटिन्यू करते हुए पूछते हैं, क्या बात है, किसका फ़ोन है, उठा लीजिए बेटा। पार्थिक जो पीछे होते हुए कहता है, मैं उठा लूँगा, और फिर चेयर से उठते हुए कहता है, ज़रूरी कॉल है, मैं ज़रा देख कर आता हूँ। हाँ, और ये बोल करके वो तुरंत ही रूम के अंदर भाग जाता है। आहान जी जो थोड़ा सीरियस होते हुए कहते हैं, इसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा है डैड पढ़ाई में, अगर ऐसे ही चलेगा तो मैं ज़्यादा दिन तक इसकी पढ़ाई का फ़ीस भी नहीं भरूँगा और इसकी सारी लविश लाइफस्टाइल अभी निकालता हूँ मैं। धर्म जी जो कि आहान जी के हाथ पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बेटा क्यों स्ट्रेस ले रहे हैं आप, उसकी उम्र है ये सब करने की, अब वो नहीं करेगा तो आप करेंगे,
लड़कियों से बात करना, थोड़ा लड़कपन दिखाना, ये सब उसी का काम है। आहन अपने डैड को देखते हुए कहते हैं, क्यों मैं नहीं कर सकता ये सब? धर्मजीत जो कि कहते हैं, नहीं आप कहाँ, आप तो बुढ़े हो गए हैं, आप तो अलग लेवल के मैच्योर हो चुके हैं, आपसे ये सब उम्मीद नहीं कर सकता मैं। धर्मजीत की बात सुनकर आहन जो कि अपने हाथ को उनके हाथ के नीचे से हटाते हुए कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी कर सकता हूँ ये सब, पर मुझे अपने काम पर फोकस करना होता है। धर्मजीत जो कहते हैं, अच्छा तो काम पर फोकस किया कल रात अच्छे से? आहन जो कि धर्मजीत की तरफ देखते हुए कहते हैं, काम कर लिया था मैंने, और वैसे भी कुछ खास काम था नहीं तो। धर्मजीत जो कहते हैं, क्या बात है, आपकी आवाज़ थोड़ी रुक रुक सी रही है, पहले तो बड़ा कॉन्फिडेंस से बात करते थे, लगता है काम के बीच कोई और आ गया। आहन जो कि अपने फ्रूट को ख़त्म करते हुए कहते हैं, डैड मैं निकलता हूँ, मुझे काम है। धर्मजीत जो कहते हैं, जाइए जाइए, आजकल कुछ ज़्यादा ही काम कर रहे हैं आप। वैसे हमारी बेटी क्यों नहीं उठी? धर्मजीत की बात सुनकर आहन जो कि ऊपर की तरफ देखते हुए कहते हैं, उसे उठा देता हूँ मैं, देखता हूँ क्यों इतना देर तक सो रही है, पता नहीं क्या समझती है खुद को, इतना देर तक कोई सोता है भला? अभी डांट लगा कर आता हूँ मैं। और ये बोल करके वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं। धर्मजीत जो कि हंसते हुए अपने चेहरे को हिलाते हुए कहते हैं, अपने पापा को समझा रही है, ये नहीं पता है कि इनके पापा ने भी अपनी जवानी में बहुत इश्क लड़ा है, मगर लड़ाया सिर्फ एक से ही है, सारी मोहब्बत एक पर ही लुटा दी, तो आप भी तो हमारे ही बेटे हैं ना। और खुशखबरी तो यह है कि आपको भी फाइनली किसी से मोहब्बत हुई है। आहन जो कि अपने कमरे के अंदर आते हुए शेजल को उठाने लगते हैं। वो जैसे ही शेजल का नाम एक बार लेते ही, लेकिन तभी वो देखते हैं कि बेड पर इस वक्त शेजल नहीं है। जैसे ही आहन को बाथरूम की तरफ आवाज़ आती है, वो बाथरूम की तरफ अपने कदम को बढ़ा लेते हैं, जहाँ पर थोड़ी थोड़ी शावर की आवाज़ आ रही थी। आहन समझ गए थे शेजल इस वक्त शावर ले रही है, जिसकी वजह से वो आकर के काउच पर बैठ जाते हैं और अपने डैड की बात पर धीरे धीरे ब्लश करते हुए खुद से कहते हैं, काम तो इतना इम्पोर्टेंट किया है कल रात की, क्या ही बताऊँ। अपनी बीवी के लिए गाना गाया, उससे प्यारी प्यारी बातें की, कितना अच्छा महसूस हो रहा है मुझे अभी तक, और कितनी अच्छी नींद भी आई थी मुझे। वो ये सब सोचते हुए अपने विंडो की तरफ देख रहे थे कि तभी अचानक से बाहर की तरफ शेजल के कदम पड़ते हैं और आहन की धड़कनें एकदम से रुक जाती हैं, जैसे आहन शेजल को इस वक्त देखने के लिए बेताब हो रहे थे। शेजल को कोई आइडिया नहीं था कि इस वक्त आहन उसके रूम में ही है। शेजल बेफिक्र होकर के अपने बालों को सुखाते हुए गुनगुनाते हुए बाहर की तरफ आ रही थी, लेकिन उसने इस वक्त अपनी फ्रॉक सूट पहन रखा था। हाँ, उसने अब तक उसकी नॉट नहीं बांधी थी। वो एक साइड में अपने बालों को करती है और शीशे के सामने जाकर के अपने नॉट को बांधने लगती है। उसका ये फ्रॉक सूट का बैग जो कि पूरी तरह से बैकलेस था, और उसकी खूबसूरत गोरी पीठ जो कि साफ तरीके से नजर आ रही थी। शेजल ने एक बार अपने बाल को जोर से झटका था, जिसकी वजह से उसके बाल का सारा पानी जो कि आहन के ऊपर भी हल्का हल्का छींटा मार जाता है। आहन जो कि उसके बालों के पानी की बूंदों को अपने चेहरे पर हल्का सा रब करते हुए कहते हैं, सुबह सुबह क्या फेस वॉश करवाया मैडम? उन्होंने काफ़ी धीरे बोला था, जिसकी वजह से शेजल को आहन की आवाज़ नहीं आती। आहन जो कि अपनी जगह से खड़े होते हैं और शेजल की तरफ अपने कदम को बढ़ा देते हैं। इस वक्त वो पूरी तरह से ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुके थे, जिसकी वजह से उन्होंने शूज़ पहन रखा था और उनके शूज़ की आवाज़ जो कि टक टक करके टाइल्स पर बज रही थी। अचानक जब शेजल के कानों में आहन के शूज़ की आवाज़ पड़ती है तो उसकी भी धुकधुकी बढ़ जाती है। शेजल इस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी अपने फ्रॉक सूट के नॉट को बांधने के लिए। पूरी तरह से उसका हाथ तो पीछे पहुंच नहीं रहा था, जिसकी वजह से आहन उसके पूरे गीले बालों को साइड करते हैं और उसके पीठ को धीरे से अपने हाथों के फिंगर टिप से रब करते हुए कहते हैं, मैं हेल्प कर दूं। जैसे ही शेजल की पीठ पर आहन के हाथ फिरते हैं, शेजल एकदम से कांपते हुए कहती है, आप यहाँ? पहली बार शेजल को कुछ ऐसा महसूस हुआ था जो कि आज तक कभी भी शेजल ने ना तो सोचा था और ना ही उसे कभी ऐसा एहसास मिला था। वो जोर से अपने हाथों को एक दूसरे हाथ में पकड़ते हुए अपनी आंखों को बंद करते हुए कहती है, मैं कर लूँगी, थैंक यू। और फिर वो तुरंत ही अपने हाथ को खोल करके फिर से नॉट पर ले आती है, मगर आहन उसके हाथों को दोबारा से सामने की तरफ कर देते हैं और फिर थोड़ा झुकते हुए शेजल की पीठ पर अपने होठों को धीरे से टच कराते हुए कहते हैं, तुम्हें कपड़े पहनाना वैसे तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। और फिर उसके कानों के पास आकर धीरे से कहते हैं, और अगर तुम्हारी उम्र हो गई 21 तो उतारने का भी फ़र्ज़ मेरा ही है। तो मुझे अपने पति होने का धर्म और फ़र्ज़ दोनों निभाने दो, अभी पहनाने दो, बाद में
जैसे ही आगे वो कुछ कहते, शेजल तुरंत ही अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेती है। वहीं आहान जो कि उसके नोट को धीरे से अपने हाथों से टच करते हैं और फिर उसके नोट को अपनी उंगलियों में उलझाते हुए प्रॉपरली उसके नोट को बांध देते हैं। आहान जो उसके बाजू को पकड़ करके अपनी तरफ घुमाते ही, लेकिन उससे पहले ईरा उनके दरवाजे को खोलकर अंदर आ जाता है। वैसे वो शेजल से मिलने आया था और उसे नहीं पता था कि हान इस वक्त अंदर ही होंगे। वो जैसे ही अंदर आता है वो हान को देख कर कहता है, सॉरी बॉस, मैं नॉक करना भूल गया। आहान जो कि उसे घूरते हुए कहते हैं, तुम्हारे मेमोरी में भूलने जैसा कोई शब्द ही नहीं एग्जिस्ट करता है। मेरे सामने नाटक मत करो, बताओ क्या करने आए थे। ईरा जो कि थोड़ा पीछे होते हुए कहता है, सॉरी सर, मुझे इस वक्त शेजल से मिलना था। आहान जो कि उसे घूरते हुए कहते हैं, मेरी बीवी से क्यों मिलना था तुम्हें, कोई खास काम है। ईरा जो कि एक बार शेजल की तरफ देखता है और फिर आहान की तरफ देखते हुए कहता है, सर काम तो था, ज़रूरी काम था, लेकिन आप नहीं समझेंगे, दो फ्रेंड्स के बीच की बात है। और फिर वो आहान से परमिशन लेते हुए कहता है, मैं जाता हूँ सर, और आपको भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मेरे टाइम के हिसाब से इस वक्त आपको ऑफिस में होना चाहिए। और फिर वो ये बोल करके जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। आहान जो कि उसको देख कर कहते हैं, मुझे टाइम बता रहा है। और फिर जैसे ही वो खुद वॉश की तरफ देखते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि सच में शेजल के उठने का वेट करते करते आहान को काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है। और वैसे भी आज तो उन्हें मीडियाज़ और बहुत सारे रिपोर्टर्स को भी झेलना पड़ेगा स्टीफन जोसेफ के मौत की वजह से, जिसकी वजह से अगर वो ज़्यादा लेट करेंगे तो लोगों को और ज़्यादा उन पर डाउट होना शुरू हो जाएगा। वैसे उन पर कोई केस कर पाए इसकी तो किसी में हिम्मत नहीं थी, लेकिन अगर आहान खुराना के बारे में किसी को भी ये पता चलेगा तो उनकी कंपनी की मार्जिन्स जो कि डाउन रेट पर जाने लगेंगी। वैसे तो आहान शेजल से कुछ और भी बातें करना चाह रहे थे, मगर वो शेजल को देखकर कहते हैं, कल होली है। शेजल जी कहती है, जी मुझे पता है, मुझे आप लोग प्लीज़ बता दीजिएगा कि यहाँ पर क्या क्या बनता है, मैं पहले से ही सब कुछ। आहान जो से कहते हैं, तुम यहाँ की बाई नहीं हो, मेरी बीवी हो तुम, तुम्हें कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तुम ये बता सकते हो कि तुम्हें क्या क्या पसंद है, मैं वो चीज़ ज़रूर बनवाऊँगा। और ये बोल करके वो शेजल से कहते हैं, मैं निकलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। और वो उसके गाल को हल्का सा अपने हाथ से टच करते हुए वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। वहीं वो सीढ़ियों से उतर करके नीचे की तरफ आ रहे थे। पार्थिक जो इस वक्त किसी से कॉल पर बात करते हुए लगातार ब्लश किए जा रहा था और वो अपनी आंखों पर हाथ रख करके शर्माया जा रहा था। वहीं धर्मजी भी इस वक्त न्यूज़ चैनल देख रहे थे। आहान जो कि अपने हाथ में देखते हैं तो इस वक्त वो गलती से अपना फ़ोन भूल गए थे। आहान जो खुद से कहते हैं, ये आजकल जब से आई है मैं कुछ ज़्यादा चीज़ें भूलने नहीं लगा हूँ। वो अगल बगल ईरा को देखते हैं, मगर ईरा वहाँ पर कहीं पर भी नजर नहीं आता। आहान ने हॉल एरिया में इस वक्त धर्मजी या पार्थिव की तरफ नजर नहीं घुमाई थी, जिसकी वजह से उन्हें एहसास नहीं था कि इस वक्त कौन कौन अगल बगल बैठा हुआ है। आहान जो कि शेजल को बहुत ही रोमांटिकली बुलाते हुए कहते हैं, माई जान प्लीज़ फ़ोन दे दीजिए मेरा। शेजल जो कि आहान की चिल्लाने की आवाज़ सुन लेती है, मगर उसे समझ नहीं आया था कि आहान ने उसे क्या मांगा है। वो दौड़ते हुए बाहर की तरफ आती है और रेलिंग से टेक लगाते हुए पूछती है, क्या हुआ, क्या चाहिए। आहान जी जो शेजल को देखकर कहते हैं, वैसे अगर आपकी इजाज़त हो तो आपसे। कि तभी शेजल जो कि पीछे की तरफ इशारा करते हुए अपने मुंह पर उंगली रखने लगती है, मगर आहान उस पर ध्यान नहीं देते। आहान जो से कहते हैं, तुमसे एक प्यारी सी छप्पी चाहिए, एक छोटी सी पप्पी, और साथ में अगर मेरा फ़ोन मिल जाए तो मज़ा आ जाए और मेरा दिन भी बन जाएगा। शेजल जो कहती है, जी मैं लाती हूँ। और ये बोल कर कि वो काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए अंदर की तरफ भाग गई थी। वहीं आहान जो कि बाल को सेट करते हुए अपने पीछे की तरफ घूमते उससे पहले ही शेजल दौड़ करके भागते हुए नीचे की तरफ आती है। जैसे ही वो नीचे की तरफ आई थी, आहान जिसको ज़ोर से कमर से उठाते हुए कहते हैं, ओह माय गुडनेस, तो इतनी जल्दी आ गई आप, सब्र नहीं हो रहा था। शेजल जो कहती हैं, क्या कर रहे हैं आप। आहान जो कहते हैं, अपनी बीवी से इश्क कर रहा हूँ। क्यों, अलाउड नहीं है। शेजल जो कहती है, आपको जाना होगा, लेट हो रहा है आपको, ईरा बता रहा था ना लेट हो रहा है। आहान जैसे ही शेजल के मुंह से इतना प्यार से ईरा बोलते हुए सुनते हैं, वो गुस्साते हुए कहते हैं, तुम्हारे इन प्यारे प्यारे पतले पतले खूबसूरत होंठों पर सिर्फ मेरा नाम होना चाहिए, और ये ईरा का नाम इतने प्यार से लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। शेजल जी कहती है, आप समझ नहीं रहे हैं, आपको समझना चाहिए। आहान जो शेजल की गालों को धीरे से सहलाते हुए उसकी कमर को और ज़्यादा अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, सब समझ रहा हूँ मैं। वैसे आपको पता है, आप मेरी स्वीट लिटिल जान, मेरी प्यारी। कि तभी पीछे से किसी के खांसने की आवाज़ आती है।
हाँ, जैसे ही ये महसूस करते हैं कि इस वक्त पीछे उनकी कुछ आवाज़ आई है, वो पीछे मुड़ करके काफ़ी गुस्से में देखते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था शायद उनका कोई बॉडीगार्ड है जो कि उनको इंटरप्ट कर रहा है। और वो पीछे की तरफ अपनी भौं में सिकुड़ करके देखते ही, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र धर्म जी और पार्थिक पर पड़ती है, पार्थिक ने अभी इस वक्त अपने कान पर फ़ोन तो लगाया था, मगर उसकी नज़र इस वक्त लगातार आहान पर ही टिकी हुई थी। और साथ ही जिस तरह से सृजल उसे ज़ोर से पकड़े हुए थे, दोनों लोग मिल करके उन्हें टीज कर रहे थे। आहान झटके से सृजल को छोड़ते हैं, जिससे वो नीचे की तरफ खड़ी हो जाती है और वो उससे थोड़ा स्ट्रिक्टली कहते हैं, कितना टाइम लगता है तुम्हें फ़ोन लाने में? और उसके हाथ से झटके से फ़ोन खींचते हुए कहते हैं, आइंदा से अगर तुरंत मेरी आवाज़ नहीं सुनी ना तो देख लेना तुम, और जल्दी जाओ, तैयार होकर आओ। और ये बोल करके वो तुरंत ही मर जाते हैं और वहाँ से जल्दी जल्दी बाहर जाने लगते हैं। लेकिन धर्म जी तभी आहान को और ज़्यादा परेशान करते हुए पार्थिक से कहते हैं, अरे बेटा देखो ज़रा, सृजल रो रही है क्या? पार्थिक भी धर्म जी का साथ देते हुए कहता है, अब भाई ने इतना ज़ोर से डांटा, बेचारी रो तो रही। लेकिन तभी अचानक ही इतना सुनते ही आहान तुरंत ही पीछे की तरफ मुड़ करके सृजल की तरफ देखते हैं और उससे कहते हैं, सुन। लेकिन सृजल तो आराम से वहाँ पर खड़ी थी और ना तो वो रो रही थी और ना ही हंस रही थी, वो बस इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस्ड महसूस कर रही थी। आहान सृजल को एक बार देखते हैं और फिर अपने भाई पार्थिक को घूरते हैं, लेकिन अब धर्म जी को तो घूरने की उनकी हिम्मत नहीं थी। चाहे वो कितना भी आहान को टीज कर ले, मगर थे तो वो आहान के डैड ही। आहान भी थोड़ा शर्माते हुए अपने बाल पर हाथ फेरते हैं और वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। वहीं अब सृजल की तो हिम्मत थी नहीं कि वो और ज़्यादा वहाँ पर खड़ी रह सके, जिसकी वजह से वो तुरंत ही किचन की तरफ चली जाती है। वो जैसे ही किचन के अंदर जाती है, सारे लोग उसको देख करके विश करते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, आज कुछ ज़्यादा ही लेट कर दिया। लेकिन तभी पीछे से एक लड़की जो कि इसको ज़ोर से हक करते हुए कहती है, हाय मेरी जान, कितना मिस किया तुझे। जैसे ही सृजल ये आवाज़ सुनती है, वो तुरंत ही उसका हाथ पकड़कर उसे सामने लाते हुए कहती है, खो। लेकिन जैसे वो देखती है कि सामने इस वक्त रिया खड़ी है, वो भी ज़ोर से उसे हक करते हुए कहती है, माय गॉड तुम यहाँ पर, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया, हम लोग बहुत बातें करते थे तुम्हारे बारे में। रिया जो कहती है, वो तो बात सच है, तभी तो सर ने हमें दोबारा से यहाँ पर बुला लिया। मतलब लिली भी पीछे से आते हुए कहती है, हाँ यार पता नहीं कैसे हमें कॉल आया था, मुझे तो लगा था कि अब तो मेरी गई नौकरी, और इतनी अच्छी नौकरी तो दोबारा से कहीं भी नहीं मिलेगी। सुबह शाम का थोड़ा बहुत खाना ही तो बनाना रहता है, और उसके बाद इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स भी मिल गए थे यहाँ पर। वही सृजल जो कहती है, होली का बेस्ट गिफ्ट मिल गया मुझे, थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए। रिया और लिली जो कहती हैं, अरे थैंक यू तो हमें तुम्हें कहना चाहिए, तुमने तो हमें यहाँ पर बुलाया है। सृजल जो कहती है, पर मैंने तो उनसे एक बार भी इस बारे में बात नहीं किया, कुछ भी कहो पर मुझे बहुत डर लगता है उनसे। रिया जो कहती है, डर लगता है, उन्हें देखकर कुछ कुछ होता है। सृजल जो कहती है, ऐसा नहीं है। और फिर वो तुरंत ही पीछे मुड़ते हुए कहती है, तुम लोग बैठो, मैं कुछ बनाती हूँ तुम लोग के लिए। वैसे भी आज सुबह मैं काफ़ी लेट से उठी हूँ, पता नहीं पापा जी और पार्थिक जी कुछ खाए या नहीं। बाकी स्टाफ जो कि सृजल को बताती हैं, उन लोगों ने नाश्ता कर लिया मैम, आप परेशान मत होइए और आप भी बैठ जाइए, हमने आपके लिए भी नाश्ता बना दिया है। सृजल रिया और लिली को देखते हुए कहती हैं, तुम सब भी साथ में खाना खाओ ना हमारे। रिया और लिली जो कहती हैं, नहीं, हम वैसे भी यहाँ पर काम करने वाले हैं और हम वैसे भी इतने टाइम बाद यहाँ पर आए हैं, और अब हम आहान सर को बिल्कुल भी नाराज़ नहीं कर सकते। लिली भी कहती है, हाँ सही कह रही है रिया, हम लोग अब बस यहाँ पर काम करेंगे और होली के लिए काफ़ी अच्छे से मेंटेनेंस करनी है हमें, इतने सारे चीज़ें बनानी हैं, इतने अच्छे से सजाना है पूरे घर को। क्यों? वो सब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे होली के लिए। वही सृजल जो कि खुश होते हुए कहती है, पहली बार मैं होली में अपने दोस्तों के साथ होंगी, मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा। वहीं पीछे से ईरा जो कि आते हुए सृजल को देखकर कहता है, क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज़ हो? क्या तुम अभी भी नहीं मानी? सृजल जो कि जैसे ईरा की आवाज़ सुनती है, वो रिया का हाथ पकड़ करके पीछे मुड़ते हुए कहती है, तुम यहाँ कैसे? तुम तो बाहर थे ना? ईरा जो कि उसको देखकर कहता है, प्लीज़ मुझसे इस तरह नाराज़ मत रहो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे अच्छे से पता है कि मुझे ह्यूमंस की तरह इमोशंस फील नहीं हो सकते, मगर तुम्हारे नाराज़ रहने की वजह से मेरा फंक्शंस ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, और मेरे प्रोग्रामिंग में बार बार मुझे ये ऑर्डर मिल रहा है कि मुझे तुम्हें मनाना है, प्लीज़ मान जाओ। रिया और लिली जो कि ईरा की बात सुन करके उसके सामने झुकते हुए कहती हैं, ओह कितना प्यार से मना रहा है ये। रिया जो लिली से कहती है, अगर ऐसा दोस्त मनाने वाला हो तब तो मैं इसे हमेशा ज़िंदगी भर अपने सीने से लगा कर रखूँ। जैसे ईरा ये सुनता है, वो एक बार लिली की तरफ देखता है और फिर रिया की तरफ और सृजल की तरफ देखते हुए कहता है,
अगर तुम दोनों को मैं इतना ही क्यूट लग रहा हूँ तो प्लीज़ इसे मना लो और इससे कहो कि मुझसे बात कर ले। ये मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है और अगर ये मुझसे बात नहीं करेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। रिया और लिली श्रेजल को समझाते हुए कहती हैं, श्रेजल अब मान भी जाओ, बेचारे का दिल तोड़ोगी क्या? लिली जो उससे कहती है, देखो ना कितना क्यूट सा है ये, इसको ऐसे निराश नहीं करो श्रेजल। श्रेजल जो कि उन दोनों की बातों को सुन करके बाहर जाते हुए कहती है, मुझे बाहर जाना है अभी। जिस तरह श्रेजल वहां से बाहर निकलती है, ईरा भी अपने छोटे छोटे कदमों को आगे की तरफ बढ़ाते हुए धीरे से श्रेजल का हाथ अपने हाथ से पकड़ लेता है। ईरा की हाइट श्रेजल के बस कमर तक आती थी। श्रेजल अचानक से ईरा को अपना हाथ पकड़ता देख करके उससे कहती है, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? ईरा जो कि अपने साथों से बुलाते हुए कहता है, तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बाहर कुछ दिखाना चाहता हूँ। और वहीं वो बाहर के गार्डन की तरफ आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, बॉयज, आई वॉन्ट एवरीवन टू बी हियर। ईरा के ऑर्डर सुनते ही आहन के सारे बॉडीगार्ड्स एक साथ वहां पर दौड़ करके आ जाते हैं। 15 से 20 बॉडीगार्ड जो कि भागते हुए श्रेजल और ईरा के अब सामने खड़े हो चुके थे। जैसे इतने सारे कार्टून्स को श्रेजल एक साथ देखती है, वो ईरा की तरफ देखते हुए कहती है, ये सब क्या है और ये लोग ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? ईरा जो कि उसकी तरफ दिखाते हुए कहता है, ये सारे कार्टून्स हैं। श्रेजल जो कहती है, मुझे अच्छे से पता है कि ये सब इंसान हैं, मगर ये लोग हैं कौन? ये सब हमारे बॉस के बॉडीगार्ड्स हैं। कल तो मैं लोगों से डर गई थी, जिसकी वजह से बॉस ने ऑर्डर दिया है कि सब अब कार्टून बनकर के रहेंगे। श्रेजल जो उसके ठीक बगल में आकर के बैठ चुकी थी और वहीं वो ईरा को देखकर कहती है, तुमने किया ये सब कुछ? तुमने दिया ये आइडिया सर को? ईरा जो अपने सर को ना में हिलाते हुए कहता है, नहीं, मैंने कोई आइडिया नहीं दिया, ये सर का अपना दिमाग था, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं और वो नहीं चाहते कि कोई भी चीज़ तुम्हें डराए या तुम्हें तकलीफ दे। और अगर उन्हें पता चलेगा कि तुम मुझसे डर रही हो तो वो मुझे भी रिप्लेस कर देंगे और मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे दोबारा से लैब भेज देंगे। अगर आज तुम मुझसे नहीं मानी तो मैं खुद ही सर को सब कुछ बता दूंगा कि तुम मुझसे कितना डर चुकी हो और मुझे आज के आज ही लैब भेज दिया जाए। तुम्हें मुझसे इस तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। श्रेजल ईरा का हाथ पकड़ते हुए कहती है, नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, और वैसे भी हम तो अच्छे दोस्त हैं ना, तुम मुझे छोड़कर ऐसे चले जाओगे? ईरा जो कहता है, पर तुम तो मुझसे डर चुकी हो, मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा घबराती हो जब से तुमने मेरा वो डेंजरस रूप देखा है, और मैं तुम्हें इस तरह घबराता हुआ नहीं देख सकता। श्रेजल जो कहती है, मैं तुमसे घबराती नहीं हूँ, बस वो सब मुझे जब भी याद आता है तो मैं डर जाती हूँ, पर मैं अब ठीक हो चुकी हूँ और बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। पर तुम ये सब कुछ नहीं बताओगे सर को, और हम अच्छे दोस्त हैं, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, प्रॉमिस करो। और ये बोल करके श्रेजल अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ा देती है। ईरा उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, प्रॉमिस मतलब वादा होता है जो इंसान जिंदगी भर के लिए करता है, पर मैं तब तक ये वादा कर सकता हूँ जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूँगा और हमेशा तुम्हारे चेहरे पर स्माइल बनाए रखूँगा। वहीं पार्थिक भी अपने हाथ में फ़ोन लिए हुए बाहर आते हुए कहता है, ओ छोटू, प्रॉमिस का मतलब जानता भी है तो ठीक से। और फिर वो श्रेजल की तरफ देखते हुए कहता है, क्या भाभी, आप भी कैसे टीन के डब्बे के साथ प्रॉमिस प्रॉमिस खेल रहे हो? अरे प्रॉमिस तो हम जैसे प्यारे इंसान लोग करते हैं। और फिर वो ईरा का हाथ पकड़कर उसको टांग करके दूसरे साइड में खड़ा करते हुए कहता है, तू चुपचाप से वहीं पड़ा रहे। और फिर वो सामने की तरफ देखते हुए कहता है, ये सब क्या है? हमारे घर में कोई कार्टून की शूटिंग होने जा रही है क्या? ईरा जो कि श्रेजल के पास आता है और उसके ठीक बगल में खड़े होकर के फिर से उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुमने कभी भी बिना गेटअप के किसी इंसान को कार्टून बनता हुआ देखा है? श्रेजल जो ईरा की तरफ देखते हुए कहती है, नहीं, कौन है ऐसा? ईरा जो कि पार्थिक की तरफ देखते हुए कहता है, ये देखो कार्टून, इसकी शक्ल और इसकी खोपड़ी ऐसी है, कार्टून जैसे बातें भी करता है और कार्टून जैसी शक्ल भी है, तुम्हें नहीं लगता ऐसा? श्रेजल जो कहती है, अरे नहीं, ये तो अच्छे लगते हैं। ईरा जैसे ये सुनता है वो अपना मुंह बनाते हुए कहता है, तुम मेरी दोस्त हो या इसकी? और फिर वो उसके सामने झुकते हुए कहता है, तेरी शक्ल से तो बेहतर ही है मेरी शक्ल, और मेरी पर कितनी लड़कियां फिदा है, कोई आइडिया है तुझे? तुझ पर कौन मरेगा? बोंदू जैसी शक्ल लेकर के तो घूमता है, बड़ी सी खोपड़ी है और दिमाग एकदम खाली। ईरा जो कहता है, मेरा दिमाग खाली है? पार्थिक जो कहता है, और नहीं तो क्या? ईरा जो कहता है, ठीक है, फिर अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो और बहुत ज़्यादा क्यूट हो या मुझसे ज़्यादा अच्छे लगते हो
तो बुला लो अपनी सारी कॉलेज की लड़कियों को और देख लेना, वो तुमसे ज़्यादा मुझसे अट्रैक्ट हो जाएंगी। पार्थी जो उसको उंगली दिखाते हुए कहता है ए, कि तभी ईरा उसको रोकते हुए कहता है मेरे साथ ए मत खेलो, मुझे पूरा अल्फाबेट्स आता है। इवन जहाँ तुम्हारी नॉलेज खत्म होती है वहाँ से मेरा नॉलेज शुरू होता है, और तुम्हारी फालतू बकवास सुनने के लिए मेरी मेमोरी में खर्च नहीं करूँगा। और फिर वो शेजल को देखते हुए कहता है तुम भी इसकी बकवास मत सुनना। और ये बोल करके वो वहाँ से आन के सारे बॉडीगार्ड्स को लेकर के चला जाता है। होली के सारे प्रिपरेशंस अब उसकी जिम्मेदारी थी। धर्म जी भी अब काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो गए थे ईरा के आने की वजह से। वहीं पार्थ एक चुकी ईरा को जाता हुआ देख कर कहता है काश इसकी भी कोई गर्लफ्रेंड होती, इसको कंट्रोल में रखती। शेजल जो कि पार्थी को देख कर कहती है आप भी कैसी बात कर रहे हैं, वो तो टीन का डब्बा है ना आपके हिसाब से, फिर उसकी गर्लफ्रेंड कैसे बनेगी। शेजल ये बोल करके अंदर की तरफ जाने लगती है कि तभी पार्थी को उसे बीच में रोकते हुए कहता है भाभी भाभी एक बात बतानी थी आपको। शेजल जो कहती है क्या हुआ, और आपका चेहरा, एक काम करती हूँ मैं अभी आइस लेकर आती हूँ। पार्थी जो कहता है नहीं मैं ठीक हो जाऊँगा, वैसे भी आपने कल इतनी सेवा की थी, काफ़ी है मेरे लिए। शेजल जो कहती है हाँ पर फिर भी आपको ज़रूरत। पार्थी जो कहता है मुझे अभी किसी और चीज़ की ज़रूरत है भाभी। शेजल जो कहती है बताइए मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए। पार्थी जो कहता है भाभी मुझे पता है कि भाई आपको पसंद करते हैं, हाँ वो दिखाते नहीं कि आपको पसंद करते हैं मगर पसंद तो करते हैं आपको, तो आप उनसे मेरे लिए थोड़ी सी बात कर लोगे क्या। शेजल जो कहती है क्या बात करनी है। देखिए मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं कर सकती क्योंकि मुझे भी उनसे बहुत डर लगता है। पार्थी जो कहता है आपको भाई कुछ नहीं करेंगे, अगर मैंने बोला तो मुझे मार पड़ जाएगी। शेजल जो कहती है बताइए कैसी बात है, मैं कोशिश करूँगी। पार्थी जो कहता है भाभी वो, और फिर वो फ़ोन के वॉलपेपर को दिखाते हुए कहता है ये एक लड़की है जिसके बारे में आपको बता रहा था, आयु नाम है इसका ना। शेजल जो कहती है हाँ बताया तो था आपने। पार्थी जो कहता है भाभी मैं इसके लिए थोड़ा ज़्यादा ही सीरियस हो रखा हूँ, मैं चाहता हूँ कि कल के होली के फंक्शन में इससे भी इनवाइट किया जाए। अगर भाई बोल देते, परमिशन दे देते ना तो मैं इसे बुला लेता, लेकिन अगर भाई का परमिशन नहीं मिला और मैं फिर भी उसे बुलाया तो मेरी हड्डी तोड़ देंगे भाई। उनके हिसाब से मेरी उम्र में सिर्फ मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, पता नहीं मैं याशी कब करूँगा, आप ही बताओ भाभी। शेजल जो कहती है आपके भाई कहते तो सिर्फ पढ़ाई किया करिए ना, उनसे मैं बहस नहीं कर सकती। पार्थी जो कहता है भाभी आप मना लोगे प्लीज़। शेजल जो कहती है अच्छा ठीक है मैं कोशिश करूँगी, पर अगर नहीं माने तो। पार्थी जो कहता है तो एक काम करना, आप ना उनसे स्वीट आवाज़ में बोलना सुनिए ज़रा आपसे कुछ बात करनी थी, ऐसे बोलना, वो मान जाएंगे। शेजल जो कहती है जितना प्यार से आप बात मुझसे करें उतना प्यार से आप उनसे भी बोल दीजिएगा, वो खुद ही मान जाएंगे। पार्थी जो कहता है नहीं उनके सामने बोलूँगा ऐसे तो मेरी जीभ कटवा देंगे वो, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता भाभी प्लीज़। शेजल जो कहती है ठीक है मैं पूरी कोशिश करूँगी, और ये बोल करके वो अंदर की तरफ चली जाती है। वहीं पार्थी जो कि अपने बाल को ऊपर की तरफ करते हुए अपने सामने वॉलपेपर को देखते हुए कहता है तो मिस क्यूटी बॉय जी आपको कल आना है और बहुत ही अमेजिंग सा सरप्राइज़ भी रहेगा। मुझे पता है तो मुझे थोड़ा बहुत तो लाइक करती हो, अब बस कल तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में जान जाऊँ, उसके बाद जल्दी हमारी शादी भी हो जाएगी, फिर हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे। नहीं पार्थी ज़्यादा नहीं सोचते, गंदी बात। आइए जानते हैं क्या शेजल सच में मना पाएगी हान को पार्थी के डिमांड के लिए। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होगा। सुनते रहिए सोल टू रेबल बॉस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।